सत्ता पक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान और विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। कुंतल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। दरअसल विपक्ष हमलावर रहा है और विपक्ष लगातार कहता रहा है कि जो यात्रा है ये नीतीश कुमार के लिए उनकी सियासत की आखिरी यात्रा साबित होगी। आज ऐसा क्या हो गया कि इस यात्रा के पहले दिन सत्ता पक्ष ने अटैक किया, सत्ता पक्ष ने इस हमले की पहल की? तो क्या ये पूरा डेटा तैयार आप लोगों ने करके रखा है कि जहां जहां नीतीश कुमार जाएंगे वहां के बारे में बताएंगे कि पहले क्या अब क्या, फिर वही बातें कि 20 साल पहले ऐसा अब ऐसा? अभिषेक जी, ऐतिहासिक सच्चाई को ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, ना ही हमारे तेजस्वी यादव जी बदल सकते हैं। वैसे उनका तो इतिहास और तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो सच है कि 2004 में जो नीतीश कुमार जी को बिहार मिला और आज जब हम 2025 की पूर्व संध्या पे बैठे हुए हैं, इन लगभग 20 सालों में बिहार कहां से कहां पहुंच गया, ये तो तथ्य है। इसमें कोई कहानी की बात तो है नहीं। अब अगर हम ये बात कहते हैं कि 2004 में 23,885 करोड़ के बजट वाला बिहार 2024 में 2,56,333 करोड़ के बजट वाला बिहार पहुंच चुका है। 2004 में उद्योग और उद्योगियों का अपहरण और पलायन हो रहा था और 2024 में जब 2025 की पूर्व संध्या पे हम बैठे हुए हैं, 1,80,000 करोड़ का निवेश करने के लिए इस देश के सबसे बड़े बड़े उद्योगपति यहां पे खड़े थे। इसी बापू सभागार में अभी एक सप्ताह भी नहीं गुजर रहा है। सबने देखा ना, जितना हमारा 2004 में बजट होता था उतना का तो एक निवेश सूर्या पेट्रोकेमिकल करने जा रहा है 30,000 करोड़ का। लाखों रोजगार बनने की बात हो रही है। और 2004 में क्या होता था? कुंतल जी, एक रोजगार होता था बिहार में। समय के साथ बदलाव तो ये तो नियम ही रहा है, ये तो परिवर्तन होता ही है ना भाई। 20 साल बाद, अगले 20 साल बाद बिहार कहीं और होगा। प्रगति कहते हैं। नहीं, तो अगले 20 साल बाद बिहार कहीं और होगा। ये जरूरी नहीं है कि एनडीए के शासनकाल में हो। अभिषेक जी, इसी को तो प्रगति कहते हैं। हमने जो किया हम वही बात करने जा रहे हैं। बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं ना। अपने लोगों से अगर हम अपनी बात कहने जा रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? आज सुबह सुबह नीरज जी ने जो बात कही, भाई जिस जगह पे नीतीश कुमार जी आज गए थे वहां पे पहले क्या था और हमारे आने के बाद क्या हुआ, ये तो जानना सबका अधिकार है। और ये तथ्य है ना अभिषेक जी, हम कोई कहानी तो सुना नहीं रहे हैं, हम तो तथ्यों की बात कर रहे हैं ना। मैं एक बार हम तो तथ्यों की बात कर रहे हैं। खान साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि होता क्या है ना कि पहला हमला जब आप करते हैं तो सामने वाला जो है वो अपने लिए डिफेंस खोजने लगता है कि बचाव क्या करना है। इससे पहले कि विपक्ष उन जगहों पर जाकर और वहां के मुद्दे को लेकर हमलावर होता, एनडीए की तरफ से या कहें कि जेडीयू की तरफ से जो शुरुआत हुई वो यही हुई कि जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं वहीं के बारे में बताओ कि ये तो अपराधियों का इलाका था, ये तो दस्यु गिरोह का इलाका था, यहां तो हत्याएं होती थी, यहां किडनैपिंग होती थी। क्या इसलिए कि विपक्ष अटैक करने की बजाय खुद डिफेंसिव मोड में आ जाए? नहीं, उसके लिए भारत सरकार का डेटा हमारे पास काफी है। हाँ। 2015 से 2005 से जब हम लोगों ने जब इनको बिहार दिया था और 2025 की जो पूर्व संध्या की बात कर रहे थे, भारत सरकार का डेटा उठा के पढ़ रहे और वो एनसीआरबी का डेटा है। इनको पता चल जाएगा कि जिस अतीत के कंबल में मुंह छिपा के ये बैठते हैं ना, जिसको जंगल राज कहते थे, ये राक्षस राज में जी रहे हैं। सबसे पहले मेरा एविडेंस ये है और वो है एनसीआरबी का डेटा, उसको ये पढ़ने। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पहले बिहार बेरोजगारों का पलायन करता था। कात्यायन जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आज भी बिहार प्रदेश में पूरे देश से सबसे ज्यादा अगर बिहार का युवा मजदूर अगर पलायन करता है तो इनके डबल इंजन की सरकार में जनता दल और यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज भी है। तो ये तो वादे इनके कुछ भी हो सकते हैं। और आज भी प्रति व्यक्ति आए, अगर बिहार में पूरे राज्यों से देश के कम है अगर किसी की आमदनी, तो वो प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार वासियों की है। लेकिन इनको तो बड़े बड़े जुमले गढ़ने हैं, बड़े बड़े वादे करने हैं।
आज 125 लाख करोड़ के पैकेज मोदी जी दे के जाते हैं, उसके बाद अब फैक्ट्रियां नहीं लगा पाते हैं, फिर 56,000 करोड़ दे के जाते हैं, अभी भी पता चलता है कि वो फैक्ट्रियां चालू नहीं हुई। जो हमारे वक्त में 5 विश्वविद्यालय जो चालू करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव की सरकार में दिए गए थे, आज उसको जाके देख लीजिए कि उनकी हालत क्या है। तो इनको तो वादे और इरादे क्या है, कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आरजू खान साहब पहली बार मैं देख रहा हूं कि आपके मुंह से आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी ने पैसा दिया, बिहार सरकार नहीं कर पाई। मतलब बिहार सरकार को टारगेट करने के लिए आपने माना कि केंद्र से पैसा बहुत आया लेकिन बिहार सरकार नहीं कर पाई। अभी तक तो आप ये कहते थे कि केंद्र पैसा ही नहीं दे रहा है, मोहताज बना दिया बिहार को केंद्र ने। मैं कात्यायन जी इसलिए कह रहा हूं कि खुद जब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं 125 लाख करोड़ के पैकेज मिले, और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कहते हैं, उसके बाद भी आज पता चलता है पूरे देश में अगर सबसे गरीब राज्य कोई है तो बिहार प्रदेश है। तो आपके डबल इंजन की सरकार में रहने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है, ये बताइए हमको। कुंतल जी जवाब दीजिए। क्या वही मैं कह रहा हूं ना कि ये तो स्ट्रेटेजी आपकी थी कुंतल जी, क्योंकि अब जाहिर तौर पर विपक्ष अगर हमलावर होता, जहां जहां आप जाते वहां आप पहले सफाई देते। आपने सोचा पहला अटैक कर देते हैं, विपक्ष उस पर जवाब देता रहेगा, सफाई देता रहेगा। अभिषेक जी, लगता है आरजू खान साहब का ताल्लुक बिहार से थोड़ा कम है, वरना अगर बिहार से उनका ताल्लुक होता तो ये 2004 के पहले की कहानी यहां शुरू ही नहीं करते। 2004 के पहले लालू राज में क्या हुआ, इसको तो पटना हाईकोर्ट ने एक शब्द में निचोड़ के रख दिया था, जंगल राज। हम नहीं कह रहे ना, हमने तो कभी नहीं कहा। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने लालू राबड़ी के राज को जंगल राज कहा था। और 2004 के पहले की कहानी आप बिहार में किसी भी रहने वाले व्यक्ति से पूछ लें। 2004 के पहले आरजू खान साहब, आपको शायद पता नहीं होगा, बिहार में शिल्पी गौतम हत्या हुई थी। नहीं, बिहार में चंपा विश्वास ऐसा नहीं है ना कि पिछले 20 साल में बिहार में कोई हत्या ही नहीं हुई। नहीं, मतलब बिहार में 20 साल में कोई हत्या नहीं हुई, आप कह देंगे कि बिहार में हत्या ही नहीं हुई। हत्या होना दूसरी बात है अभिषेक जी, हत्या होना दूसरी बात है। और हत्यारे का सीएम हाउस में पाया जाना, अपहरणकर्ता का सीएम हाउस में बैठा पाया जाना, यह दूसरी बात है। अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में पाया जाता था, ये था 2004 के पहले। ठीक है, नीलाभ शाही जी आप बताइए। अपने आप को नीलाभ जी, जो मैं मानता है, जो सवाल मैं बार बार कर रहा हूं कि आज का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट था, सत्ता पक्ष चाहता तो यह भी कह सकता था कि ये योजनाएं हम देने जा रहे हैं। योजनाएं जब दी गई उसके बाद उसके बारे में कहा गया, लेकिन उससे पहले हमला बोला गया। आखिर ये कौन सी स्ट्रेटजी थी? क्या वाकई विपक्ष डिफेंसिव हो जाएगा इस हमले के बाद कि भाई सफाई देनी पड़ेगी कि 2005 के पहले बहुत बुरा था, अब नीतीश कुमार ने चमका दिया एकदम? नीतीश कुमार जी ने, अभिषेक जी, अगर इतना ही चमकाया होता तो आज जो वो दुर्गति यात्रा पर जो निकले हैं, या अंतिम यात्रा कहिए, इसको जो भी कहिए, जो यात्रा आप नाम दें, आज गए थे वो वहां पे बेतिया में, चंपारण की धरती पे। वहां के महिलाओं का आपने न्यूज मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि वो महिला संवाद, जिस महिला संवाद के नाम पर 225 करोड़ रुपए का आम जनता के खून पैसे की कमाई के पैसे से बिहार के राजा निकले हैं जनता से मिलने, लेकिन वहां के महिलाओं से उन्होंने संवाद नहीं किया। महिला संवाद पे निकले थे, उसका नाम बदलकर इस दुर्गति यात्रा को उन्होंने नाम कर दिया प्रगति यात्रा। क्या प्रगति हुई है? आप जो ये चर्चा कर रहे हैं हमारे बीजेपी के भाई 2005 से पहले, और ये जंगल, आज तो महाजंगल राज चल रहा है। नबरूना हत्याकांड किनके काल में हुआ? एक 9वीं कक्षा की बच्ची को रात के 11 बजे खिड़की से मुजफ्फरपुर में निकाल लिया गया और उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। सीबीआई जांच को इन्फ्लुएंस किया गया, उसके पिताजी कह रहे हैं कि जांच को इसमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो ये तो महाजंगल राज चल रहा है ना। सरेआम मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही जी की हत्या AK-47 से होती है, पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या AK-47 से होती है। तो ये तो महाजंगल राज चल रहा है ना पिछले 20 वर्षों से। इसका हिसाब कौन देगा? तो ये दुर्गति यात्रा पर, और ये हमारे भाई ने, अभी बीजेपी के भाई साहब ने हमें कहा कि उस समय, आज से 20 साल पहले 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था 2004 में। तो 2004 में गोल्ड का रेट हुआ करता था 5,000 रुपया। आज जो है 2025 में अगर ये 2.5 लाख करोड़ का बजट ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ हमने दे दिया, तो आज गोल्ड का रेट आप पता कर लीजिए 82,000 रुपए है। ये तो बेतुका बात करते हैं।
और ये जंगल राज की बात करते हैं, महाजंगल राज में हम लोग बैठे हुए हैं, शाम में बच्चियां डर रही है निकलने से, ये हालात है। महिला से मिल नहीं रहे हैं, महिला अधिकारी पिटा रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ना, एक महिला सीओ को जबरन जो है थाना प्रभारी जो है पीट रहा था, और बंद कमरे में उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ। तो हम लोग तो अभी जिस स्थिति में जी रहे हैं। ठीक है, विनीत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक बार मैं डॉक्टर संजय के पास पहले चलता हूं। डॉक्टर संजय, आपने आज दिन भर जो सुना होगा उसमें नीतीश कुमार की यात्रा में, जब नीतीश कुमार चले गए, वहां जाकर कुछ ऐलान किए, उसके बाद वो सारी जानकारी मीडिया में आई कि ये चीजों का ऐलान हो रहा है, इन चीजों का ऐलान हो रहा है। लेकिन जो एनडीए के नेता हैं और वो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, वो उन योजनाओं को लेकर कम और पूर्ववर्ती सरकार को लेकर हमलावर ज्यादा दिखे। क्या कोई इसके पीछे ऐसी सियासी स्ट्रेटेजी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लगा कि भाई विपक्ष हम पर हमला बोले और हमें सफाई देनी पड़े, उससे पहले इतना हमला तेज बोलो कि विपक्ष डिफेंसिव हो जाए और फिर वो मुद्दों पर बात न कर पाए, फिर तो वो अपनी सफाई ही पेश करता रह जाएगा। एक पार्ट ये हो सकता है कि जो 2005 के पहले की जो स्थिति थी, जो पश्चिम चंपारण की, वो सही बात है कि एक जो तांडव था वहां पर अपराधियों का, वो रिकॉर्डेड है। वो ऐसा दस्यु गिरोह भी कई सारे थे, वो कई गिरोह, दस्यु गिरोह, और बगहा वगैरह जैसी जगह में तो कोई पोस्टिंग लेना नहीं चाहते थे कोई पुलिस पदाधिकारी। बगहा में माना जाता था कि उस इलाके में अगर आप गए तो कई जो दस्यु गिरोह काम करते थे, वो मिनी चंबल का ही एक माना जाता था ये स्वरूप। आज अगर वो बेतिया का इलाका, वो जो पश्चिम चंपारण का इलाका बदला है, तो बदलाव की बात होनी चाहिए। ठीक है, आप उन पर जितना हमला कीजिए कि उस गिरोह को, या उस समय की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी क्यों कमजोर थी, वो उस पर हमला करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि एनडीए शायद अपनी उपलब्धियों की बात करता। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लेकर के, और जो पावर ग्रिड का निर्माण हुआ, लॉकुस पार्क जो बनाने की बात चल रही है, स्टेडियम, एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाने की बात चल रही है, जो गंडक का वो जो किनारा जहां लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं, वहां पर डिग्री कॉलेज देने की बात चल रही है, पुस्तकालय और मनरेगा पार्क बनाने की बात की जा रही है, एसडीआरएफ के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात की जा रही है। शायद इस पर बात करते तो प्रगति यात्रा का नाम सार्थक होता। ठीक है, 2005 के कालखंड से पहले अगर चीजें छूटी, वो सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सेंसिटिव नहीं थी, अगर वहां पर विकास ठहरा हुआ था इस वजह से कि दो गिरोह आपस में टकरा रहे थे और विकास कहीं किनारे हो गया था, तो शायद प्रगति यात्रा सार्थक होती। लेकिन चूंकि इनको लगता है कि वो जनता को अपील करे या न करे, ये बात तो तुरंत। लेकिन उसमें डॉक्टर संजय ये भी लग रहा है ना, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे जो लगता है पत्रकारिता के जरिए जो इन लोगों को समझ पाता हूं थोड़ा सा, इन लोगों को शायद ये भी हो सकता है कि भाई लगे कि 20 साल बाद, चूंकि बार बार आप भी कई बार डिबेट में बैठे हम लोग चर्चा करते रहे कि 20 साल बाद जब आप फिर से वोट लेने जाते हैं तो आपके पास एक बहुत लंबे वक्त की एंटी इनकम्बेंसी आपके पीछे लगी होती है, और वहां पर आपको यह नहीं बताना होता है कि हमने सड़कें बना दी, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, इतना ही भर से बात नहीं बनती है। विकास कितना हुआ, आप भी कई बार कह चुके हैं कि पलायन नहीं रुक पाया बिहार में, उद्योग नहीं बढ़ पाया बहुत ज्यादा बिहार में। तो शायद ये लग रहा था कि भाई लोग ये ना पूछें कि आपने 20 साल में इतना कम क्यों किया, तो नई योजनाएं तो दे ही रहे हैं 20वें साल में जाकर, लेकिन ये बता दिया कि नहीं नहीं हमने बहुत बदला क्योंकि 2005 के पहले ये था, वो याद दिलाना। बहुत तो नहीं बदला। देखिए, जो स्थिति है आज भी वही बात हुई थी जब 40 लाख मजदूर कोरोना काल में लौटे थे, और जिसमें कहा गया था कि उनकी स्किल मैपिंग करा करके हम रोजगार देंगे। एक चनपटिया, जिसको आज फिर दोहराया गया, चनपटिया को छोड़ दीजिए जहां थोड़ा एमएसएमई से और स्किल डेवलपमेंट पर काम हुआ और वहां पर थोड़ा दिखा, लेकिन उसके अलावा कहां उस तरह से हुआ। आज भी गन्ना किसान वहां पर खड़े हैं सड़क के किनारे, वो गन्ना किसान वो उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों में जाते हैं, एक एक करके एक चीनी मिलें बंद हो गई। देखिए, 20 साल का हिसाब तो जनता पूछेगी, आप चाहे जितना भी उस कालखंड का याद करा दीजिए, का हिसाब तो जनता पूछेगी कि भाई 20 साल क्या इस कच्छप गति से, कछुए की गति से आपने विकास किया क्या? ठीक है, सड़कें बनी है, बिजली पश्चिम चंपारण के गांव तक पहुंची है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। गन्ना किसानों को आज भी उनको चाहिए जो समर्थन मूल्य वो नहीं मिल पाता है। चीनी मिलें उनको पैसा नहीं देती है, बकाया राशि तक नहीं दे पाती है, एक एक करके एक एक चीनी मिलें वहां बंद हो गई।
और जो वहां का नौजवान जो इस उम्मीद में कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए कोई ब्लूप्रिंट बनेगा, वो सब चीजें तो छुटी हुई है। तो लगा कि चलो अगर इन योजनाओं से बात करने से अच्छा है कि थोड़ा पीछे के कालखंड में ले जाए। और ये होता है क्योंकि नई योजनाओं का ऐलान तो करेंगे ही, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा नई योजनाएं तो आ ही रही हैं और पुराना भी बहुत कुछ बेहतर हुआ है। विनीत जी आप पता नहीं आप पुरानी चर्चा सुन पाए कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी बीती हुई, लेकिन फिर भी मैं सवाल वही दोहरा रहा हूं कि क्या ये किसी स्ट्रेटेजी के तहत हुआ कि नई योजनाओं पर कम बात करो और बदलाव का जिक्र करो कि नहीं बिहार को हमने बहुत बदल दिया, क्योंकि पहले तो बड़ा खूंखार था वो इलाका, बड़ा खतरनाक था। विनीत जी हमें सुन पा रहे हैं? कुंतल जी आप जवाब दीजिए, विनीत जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुंतल जी। अभिषेक जी हम जब सत्ता में हैं तो हम तो बिहार को विकसित बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। पहले दिन से ही विकास के कार्य हम कर रहे हैं। चूंकि जिस दिन हम सत्ता में आए, एनडीए सत्ता में आई 2005 में, उस दिन हमें पता था कि हमें क्या मिला है। जो बिहार हमें दिया गया था वो बिहार उस वक्त हेल्थ सेक्टर पे माइनस में खर्च करता था, माइनस में। अब जब डेटा की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। जो बिहार हमें मिला था वो एक बदहाल और बर्बाद बिहार था। हमें पता था कि इसी बिहार को हमें बनाना है, और सिर्फ एक चनपटिया मॉडल नहीं सक्सेसफुल है। संजय जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत ही तथ्यों पे बात करने वाले हैं, पर शायद उनका दिमाग से मिस हो गया होगा। हम जहां अभी पटना में आपके स्टूडियो में बैठे हैं अभिषेक जी, यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी हाजीपुर में कंपीटेंट एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है, जिसके बनाए हुए जूते देश दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। रशियन आर्मी उसकी सबसे बड़ी बायर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। 1,80,000 करोड़ का प्राइवेट निवेश इस बिहार में, जहां पे लोग भागते थे। ये 20 साल बाद की बात आप कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि 20 साल में, आपको भी पता है, और ये अब ये मत कह दीजिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। 20 साल बाद एनडीए को पता है कि एंटी इनकम्बेंसी ही होगी, प्रो इनकम्बेंसी तो हो ही नहीं सकती 20 साल बाद, संभव ही नहीं है। अभिषेक जी 19 दिसंबर 2024 1,80,000 करोड़ का प्राइवेट निवेश बिहार में आया है। 1,80,000 करोड़ के प्राइवेट निवेश प्रस्ताव आया है पिछले साल एमओयू, मैंने कहा कि प्राइवेट निवेश का एमओयू साइन हुआ है। पिछले साल जो एमओयू साइन हुआ था उसमें से 80% हम जमीन पे उतार चुके हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने उसका आधिकारिक डाटा पेश करिए कि कितने हजार करोड़ का प्रस्ताव था, कितना आपने धरातल पर उतार दिया, निवेश करवा लिया। अभिषेक जी पिछले बार जो एमओयू साइन हुआ था उसका 70 से 80% यहां पे जमीन पे उतर चुका है। मैं आपको आधिकारिक डेटा दे रहा हूं, आप चाहेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे दूंगा, आप इस बात को चेक करवाएं। हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार अब तैयार है। हमें जो मिला था वो खाई मिली थी, हमें बदहाल बिहार मिला था, बर्बाद बिहार मिला था। हमें एक ऐसा बिहार मिला था जहां पे पटना से 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, आरजू खान साहब कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। आरजू साहब रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ आरजू खान साहब बताइए। ये तो कह रहे हैं कि निवेश हमने इतना उतार दिया पिछले बार का 70 से 80%। हालांकि अब पूछना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन वो बहस बड़ी लंबी होगी कि भाई आखिर कौन कौन सा नया निवेश ले आए हैं जो पिछले 1 साल में इन्होंने उतार दिया धरातल पर। पूरे देश की जनता जानती है और बिहार की जनता जानती है कि आज भी बिहार की दुर्गति इनके डबल इंजन की सरकार में है। और इन्होंने विकास जरूर किया है, चूहों का विकास किया है। जो बिहार सरकार के जो जाते हैं लैब में जो टेस्ट करने के लिए जो शराब जाते हैं, उसको हजारों लीटर चूहे पी जाते हैं। पुल पुलिया इतने गिराते हैं कि जंग लग जाते हैं, या फिर चूहे खा जाते हैं, या मिट्टी से गिर जाते हैं जो पानी आता है। तो इन्होंने इतना विकास किया है। गिरोह की संजय जी बात कर रहे थे, तमाम तरह की 2 गिरोहें थी। इनको ये भी संजय जी को बताना चाहिए, इसमें मैं जोड़ देता हूं कि आजकल यूपीएससी पेपर लीक का भी गिरोह है, बालू माफियाओं का भी गिरोह है, बीपीएससी पेपर लीक का भी गिरोह है। ये सारे भी गिरोह है जिनका पहले से चेहरा बदल गया है, और उन सब के तार जो है वो पता चलता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आरजू खान साहब, तो ये भी एक गिरोह है। आरजू खान साहब, इस सरकार के 19 साल पूरे हो गए, 20वें साल में यह सरकार प्रवेश कर जाएगी या 20वें साल में प्रवेश कर चुकी है अक्टूबर के बाद से ही। आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये हमारी ईमानदारी है कि हम डिबेट में बैठकर और सरकार से ये सवाल भी पूछ रहे हैं और विपक्ष से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो दोनों से सवाल पूछ रहे हैं
लेकिन आपको भी उतना ईमानदार होना पड़ेगा कि आपने कहा कि प्रगति 20 साल में तो दिखी ही नहीं, तो यह भी थोड़ा ज्यादती नहीं लग रही है कि दिखी ही नहीं आपको प्रगति 20 साल में? नहीं, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, ये तमाम निवेश हो गए, हाँ। तो जो भी अगर चीज दिखती है वो किसी रिपोर्ट्स में दिखती है, भारत सरकार के डेटा में दिखती है, और अगर कहीं से भी बिहार किसी भी डेटा में एनालिसिस कर लीजिए कात्यायन जी, अगर ये आगे इन्होंने दुर्गति नहीं की है तो ये बताएं। आरजू खान साहब, आप उसी ट्रैक पर जा रहे हैं जो वो चाहते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वो चाहते थे कि विपक्ष डिफेंसिव हो जाए और विपक्ष अपनी सफाई पेश करे क्राइम को लेकर। वो तो चाहते हैं। हम कोई सफाई नहीं पेश कर रहे हैं, हम एनसीआरबी का डेटा पेश कर रहे हैं कि हम राक्षस राज में जी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी हम राक्षस राज में जी रहे हैं। और जो बिजली की बात कर रहे थे संजय जी, एक चीज और मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं कि बिहार सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली यूनिट दर अगर कोई देता है तो बिहार सरकार देती है। तो ये ज्यादती क्यों करते हैं? और ज्यादती इतनी ज्यादती करते हैं कि आज भी पलायन होता है, आज भी प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, लेकिन आपके मुताबिक प्रगति क्या है? आपके मुताबिक प्रगति क्या है? तरक्की क्या है आपके मुताबिक? प्रगति इनका झूठ और प्रोपेगेंडा में है और किसी चीजों में नहीं है। आज भी बिहार जहां था उससे कहीं भी ज्यादा आगे नहीं निकल चुका है इनके डबल इंजन की सरकार में। और ये बालिका, ये बोल रहे थे ना कि निकल जाते हैं, इनको बालिका गृहकांड ये भूल जाते हैं, ये सृजन भूल जाते हैं, ये शराब माफिया जो ट्रैक्टर से 3 पुलिस वालों को रौंद देते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये राक्षस समाज के श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन अब इनको क्या करना है? ठीक है, कुंतल जी जवाब दीजिए। मैं नीलाभ जी के पास जाऊंगा। विनीत जी की चूंकि आवाज विनीत जी को मिल नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है विनीत जी को। जी कुंतल जी। अभिषेक जी, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि 2004 से पहले बिहार में पटना शहर के सबसे बड़े डॉक्टर साहब का अपहरण हो जाता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में पाया जाता था। ये तो तस्वीर थी। मुझे एक बात, एक आईएएस अधिकारी जो बिहार में अपनी सेवाएं देने आया हुआ है। कुंतल जी नहीं, ठीक है, आप अपनी बात बोलिएगा कुंतल जी। अभिषेक जी, तथ्यों को तो बताना पड़ेगा। मैं क्यों बोलूंगा भाई? जो आपके पास है डेटा, जो आपका जवाब वो आरजू खान साहब देंगे। मैं क्यों बोलूं कि आप तथ्य सही देंगे गलत देंगे? वो आरजू खान साहब। सुनिए मेरी बात, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका बार बार फोकस उसी क्राइम पर ही क्यों है? अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप क्यों नहीं अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्राइम पर एनडीए का फोकस क्यों? क्या आपको लगता है कि नहीं, क्या आपको लगता है कि वो आरजेडी की दुखती रग है और आपने दुखती रग उनकी छेड़ने की कोशिश की? अभिषेक जी, ये बिहार की दुखती रग है। जंगल राज, जीवन पहले, जीवन सुरक्षित रहेगा सिर्फ तब तो जंगल हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। अभिषेक जी, जीवन सुरक्षित रहेगा तब तो डेवलपमेंट आएगा। अभिषेक जी, देन कम्स डेवलपमेंट। आज भी सुरक्षित नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ये तो बिहार की दुखती। ठीक है, चलिए मैं एक बार विनीत जी जुड़ गए हैं। विनीत जी का भी थोड़ा समय लेता हूं। ठीक है, विनीत जी भी जुड़ गए हैं। विनीत जी बताइए, क्या ये अचानक से ये हमेशा होता रहा है? ये कोई पहली बात नहीं है कि जंगल राज बोल बोलकर टारगेट करना। लेकिन जब नीतीश कुमार नाम दे रहे हैं प्रगति यात्रा कि बिहार की प्रगति के बारे में हम बात करेंगे या फिर उसकी समीक्षा करेंगे, विकास योजनाओं के बारे में बात करेंगे, आखिर अचानक से फिर ये जंगल राज कहां से आ गया? प्रगति की योजनाओं से ज्यादा क्राइम की घटनाओं पर ही फोकस एनडीए का क्यों? क्या, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, आप पता नहीं सुने, क्या आपको लगता है या एहसास है कि आरजेडी इस मुद्दे पर डिफेंसिव हो जाएगी और आपको लगता है कि आपको फायदा मिल जाएगा 25 में इस पे? अभिषेक भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। माफी चाहता हूं थोड़ा देर से जुड़ा। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, जब तक राजद पार्टी और राजद के नेता रहेंगे तब तक जंगल राज का व्याख्यान होता रहेगा, उसको हम लोग बताते रहेंगे क्योंकि वो नासूर है। और बिहार की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि हम कहां से उठ के आए हैं। कुछ बातें अभी बात कुंतल भाई कह रहे थे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। आपको मालूम है सर, ये बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी का जब समय था तो 1990 से लेकर 2005 तक 55 नरसंहार हुए थे जिसमें 300 लोग मारे गए थे। एनसीआरबी की डाटा की बात निकली है तो अब ये नहीं बताएंगे आजू भाई कि एनसीआरबी डेटा में एनसीआरबी कहते हैं कि सबसे प्रोमिसिंग जो स्टेट है वो कौन है? बिहार है। पर कैपिटल इनकम अभिषेक भाई ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भूतकालीन भविष्य का निर्धारण करेगा। 7,000 रुपए बस पर कैपिटल इनकम था, आज बढ़ के 74,000 75,000 रुपए पर कैपिटल इनकम हुआ है। जहां तक बात आती है
बजट की तो लालू प्रसाद यादव जी के समय में कभी भी कंप्लीट बजट पेश नहीं होता था, हमेशा होता था। तो आखिर इस प्रगति यात्रा से परेशानी किसको है? क्या तेजस्वी यादव जी की है, जो कि तेजस्वी यादव कभी भी अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाते हैं? साल में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार यात्रा निकालते हैं, जनता से संवाद करते हैं और जब जीत के आते हैं उनकी सेवा में, तो जो संवाद के दौरान हमें फीडबैक मिलता है उसको अपने हम नीतियों में इनकलकेट करते हैं, नीतियों में उसको समाहित करते हैं। तो एक परेशानी इससे इनको है। मेरा अपना मानना है कि जब तक जंगल राज की बात उस समय तो होती रहेगी जब तक कि तेजस्वी यादव और राजद रहेगा, और आने वाला समय ये बिहार की जनता जो जनरेशन है और आने वाले जनरेशन को भी समझ में आना चाहिए कि ऐसे लोगों का ये मुद्दा किसका रहेगा? आपने ये तो इशारा कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि एनडीए किसी भी सूरत में इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा जब तक कि आरजेडी राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रही है। तो ये सिर्फ आपका मुद्दा है या आपको इस बात का भरोसा है कि ये जनता का मुद्दा बनेगा? जनता को भी लगेगा कि हाँ भाई 25 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, लेकिन याद उसी को करना है कि जंगल राज। आपको लगता है कि जनता वो याद रखेगी? अभिषेक भाई 30 सेकंड। राजनीतिक पार्टियां और नेता जनता के फीडबैक का प्रतिबिंब होते हैं और वो उनकी बात को पहुंचाते हैं आपके माध्यम से। तो जो जनता कहती है उसको हम लोग आपके सामने कह रहे हैं कि जनता जो समझती है कि डरी सहमी उस समय की जो सरकार थी वो कैसे अपराधियों को संरक्षण देती थी, इससे हम वहां से खींच के लाए हैं। और आज जो बिहार की स्थिति जो भी है, आज बिहार की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, और जो भी थोड़ा हम पीछे बचे हैं कारण वही रहा है जंगल राज का, क्योंकि उस सरकार के पास ना नीति, कुछ भी नहीं थी। ठीक है, चलिए मैं नीलाभ जी के पास चलता हूं। नीलाभ जी, आपने सुन लिया ना? नीलाभ जी, ये जवाब है, और ये मुझे नहीं पता कि वो कितना कॉन्फिडेंट है अपनी बात पर, लेकिन उनका ये कहना है कि हमें जनता से जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर हमें लगता है कि ये मुद्दा हिट करेगा। ये मुद्दा जनता को आज भी पसंद है कि हां, जंगल राज की याद दिलाते रहो, भले ही अभी तो 20 साल हुए हैं, शायद 40 साल बाद भी याद दिलाते रहो। अभिषेक जी, इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। इनके पास पलायन पे कुछ बोलने को नहीं है, इनके पास रोजी रोजगार पे बोलने को कुछ नहीं है। इसीलिए ये आज से 2 दशक 3 दशक पहले की बात करते हैं। जो जिस बच्चे का जन्म बिहार में सन 2000 में हुआ, वह आज एक युवा वोटर है, उसको आज का बिहार चाहिए, वर्तमान का बिहार चाहिए। ये लोग न रोजी रोजगार दे पाए, ये लोग न तो वो तो इशारा कर रहे हैं ना, उन्होंने इशारा कर दिया कि उस दौर की पीढ़ी जब तक जिंदा रहेगी हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, ये इनका है साफ तौर। अभिषेक जी, हम वर्तमान पे चर्चा करेंगे ना, हम कैसा भविष्य दे रहे हैं बिहार के युवाओं को। ये लोग जंगल राज, ये तो महाजंगल राज में लेकर आ गए हैं। इन लोगों ने तो बिहार के 2 पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। जो आप देख लीजिए, बिहार की आबादी, जिसकी आबादी 11-12 करोड़ से ऊपर है, उसमें से 3 करोड़ आज अप्रवासी बिहारी हैं। वो किसकी देन है? ये एनडीए की देन है। और यही लोग है ना भाजपा के लोग जो कह रहे थे आज से 1 साल पहले कि नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया। और यही हमारे लोजपा के मित्र है ना, 1 साल पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे। इन्हीं के नेता कह रहे थे कि उन्होंने घोटाला किया है। आज कैसे इनके सुर बदल गए? चलिए मैं एक बार आरजू खान साहब का रिएक्शन एक ले लेता हूं, छोटा सा। आरजू खान साहब, कोई भी सियासी दल हो, मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि वो आप सही कह रहे हैं या एनडीए के लोग सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है, वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, या कोई भी पार्टी हो, या फिर विनीत जी की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, कोई भी पार्टी अपना नुकसान तो बिल्कुल नहीं खुद से करना चाहेगी। तो आखिर ये कौन सा कॉन्फिडेंस इनका बोल रहा है जो अभी विनीत जी स्टूडियो में बैठकर कैमरे पर कह रहे हैं कि जब तक आरजेडी और तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं तब तक ये मुद्दा जनता को सूट कर रहा है। हमें लगता है कि जनता का फीडबैक है कि इस मुद्दे को उठाओ। जनता का सिर्फ एक ही सूट करने वाला फीडबैक है, वो ये है कि जनता बिहार की जानती है कि नीतीश चाचा कभी भी पलट सकते हैं। ये सबसे ज्यादा सूट करता है। ये इनको नहीं पता चलता है अगर जनता के बीच में जाते हैं, और इनके पास बताने के लिए, अपने काम गिनाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। इसलिए ये 20 साल 25 साल ये पीछे जाते हैं। ये अतीत का कंबल ओढ़ के अपना नहीं, वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी एक राजनीतिक पार्टी से हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी से हैं। वो आखिर उन्हें क्या ऐसा फीडबैक मिला जो उनको उसमें फायदा नजर आ रहा है? नुकसान भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है कि जनता पूछ दे कि भाई 20 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हो, अपनी बात करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें जनता ने ये दिखाया या समझाया या इंडिकेट किया कि यही मुद्दा है।
जनता ने 2 बार अपने जनादेश से समझाया अभिषेक जी कि बिहार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी और जिसको आशीर्वाद देना है वो राष्ट्रीय जनता दल है। ये है जनता का जनादेश और जनता का फीडबैक। ये लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये इनकी मजबूरी है। ये सबसे छोटी पार्टियों के पास आते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर संजय के पास चलता हूं, उनसे भी एक बार जान लेता हूं। डॉक्टर संजय, मैं इसी कॉन्फिडेंस का जिक्र कर रहा था पहली बार जब आपके पास आया था और दोबारा आया, तो आप देखिए एनडीए का ये कॉन्फिडेंस, ये कह रहे हैं कि जनता ही हमें ये इशारा करती है और जनता ही फीडबैक देती है, जिससे पता चलता है कि ये जंगल राज का मुद्दा तब तक चलेगा जब तक आरजेडी राजनीति कर रही है। अब इनको क्या फीडबैक मिलता है जनता से, वो तो वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन कुछ तो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पार्टी आत्मघाती कदम उठा रही होगी। 20 साल से एनडीए शासन में है, फिर भी उसको लग रहा है कि यह मुद्दा अभी भी खूब भुनाया जा सकता है। नहीं, देखिए कुछ चीजें जो हैं, जो अगर वो तथ्यात्मक है, रिकॉर्डेड है, तो उसको आप झूठला नहीं सकते हैं। 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे बिहार में, इस सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है। मैसेकर का जो दौर, जिसके तरफ इशारा विनीत जी ने किया, लाशों का बुचड़खाना बना हुआ था बिहार। आज रात में 10 लोगों की हत्या होगी कि 20 लोगों की होगी कि 30 लोगों की होगी, इसका गवाह बिहार रहा है। और मैं उस कालखंड का साक्षी रहा, मैंने देखा है वो लाशों के बुचड़खाने को। तो वो कालखंड तो रहा। सुरक्षा को लेकर के कोई भी जो चुनी हुई सरकार होती है, वो किन्हीं की सरकार हो, जनता की पहली प्राथमिकता होती है सुरक्षा। अगर वो असुरक्षित महसूस करती है किन्हीं के भी पीरियड में, तो मैं मानता हूं कि वो उस सरकार का मैं उसमें कुंतल जी की वो लाइन जोड़ दे रहा हूं जो कुंतल जी ने कहा था, उनका भी कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे कि इंसान जिंदा रहेगा तब तो वो डेवलपमेंट देखेगा या उसमें वो जिएगा, जिंदा ही नहीं रहता था। यानी वही बात है कि सुरक्षा सबसे पहले, और इनको लगता है कि जनता इस पर बहुत जरूर वोट करेगी। मैं बता देता हूं, अभी आज बेतिया से इनकी यात्रा शुरू हुई है ना, बेतिया पर और उस इलाके पर कितनी फिल्में बनी, और उस फिल्म आपने भी शायद देखा होगा, वो बिहार की हकीकत थी। वो कोई फिल्म जो था वो फिक्शन नहीं था, वो फैक्ट था, और उस हकीकत को लोगों ने देखा। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई को स्वीकार करनी होगी। लेकिन हम दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर वो पीरियड मान लिया जाए कि किसी भी तरह से गवर्नेंस में छूटी चीजें, तो आपको तो जनता बार बार सत्ता दे रही है, आप कब तक उसका याद करा करके जनता को आप किनारे किए हुए रहेंगे और प्रगति को रोके रहेंगे। भाई ये जो बड़ी आबादी का बिहार, 14 करोड़ की आबादी का बिहार, बस यही कहानी और यही किस्सा और यही भय और यही डर दिखा करके कि भाई अगर आप हमारे पक्ष में गोलबंद नहीं होइएगा तो फिर आपको उस राज्य का सामना करना पड़ेगा। इससे बिहार की जनता बाहर निकल चुकी है। और बिल्कुल एक बात से मैं सहमत हूं कि जो बच्चा उस कालखंड में 2005 में जन्म लिया, आज उसकी आयु 20 साल हो गई होगी। आज वो चौराहे पर खड़ा होकर के बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहा है। वो नहीं चाहता है कि हम बिहार से पलायन करें, वो चाहते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे हो, हमारी पढ़ाई कैसे अच्छी हो, और हमारे रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है। ये सवाल को केवल उस सवाल के साथ जोड़ करके, जो सवाल आपने शुरू में कर दिया कि आखिर ये प्रगति को छोड़ करके फिर उस कालखंड के तरफ ये क्यों चले जाते हैं, और उस इशारे को कर करके, और आप तो कह रहे हैं कि ये लोग तो यहां तक बता रहे हैं कि भाई जनता से इनको फीडबैक मिलता है कि उस कालखंड को याद करवाइए बार बार, और याद करवाइएगा तो जनता की गोलबंदी होगी और सुरक्षा को लेकर के बस आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जहां तक एनसीआरबी और जिस फीडबैक की वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता का फीडबैक हमें मिलता है कि जनता के लिए जंगल राज एक मुद्दा है। भाई जनता से फीडबैक मिलता है तो आपको तो जनता सत्ता दे दी, अब तो जंगल राज नहीं ना है, अब तो प्रगति राज है। तो प्रगति राज का फीडबैक दीजिए ना जनता को कि देखिए अगर हमें आप चुनिएगा तो हम आपकी बेहतरी के लिए क्या करेंगे। वहीं पर तो पलायन, वहीं पर बेरोजगारी, वहीं पर उद्योग, वहीं पर जो गन्ना किसानों का मुद्दा, वहीं पर किसान जो खड़ा है, जिसके हिस्से में प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो मैं बता दूंगा आपको, कभी अलग से डेटा बता दूंगा। ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है और किसानों की प्रति व्यक्ति आय बिहार की क्या है, उसको भी तो बताने की जरूरत है। ठीक है, ये छुट्टी अब उसी को लेकर के अब हम पकड़े रहेंगे और हमेशा इसीलिए वही मैं कह रहा हूं ना कि आज ये चर्चा जो है इस बात पे ही जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये सत्ताधारी दलों को इसमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। कुंतल जी, डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय ने ये तो माना कि हाँ वो एक दौर था जिसको याद दिलाकर कहा जा सकता है कि वो रिकॉर्ड में है सारी चीजें, लेकिन कम से कम आप डेवलपमेंट की तरफ बातों को ले जाइए ना। अगर जनता भी उस दौर को याद कर रही है तो आप जनता को बताइए
कि अब भूल जाइए उस चीज को, अब हम ये दौर आपको दे रहे हैं? अभिषेक जी, यही तो जीस्ट है। आप जिस बात पे आप चर्चा कर रहे हैं भाई, ये तो कोई नहीं भूल सकता ना कि बिहार में उस 15 साल में 118 नरसंहार हुए थे। ये कोई नहीं भूल सकता। ये कोई नहीं भूल सकता कि उस वक्त एक उद्योग था जिसका नाम था अपहरण। और ये भी तथ्य है अभिषेक जी, अभी आपने मुझसे डेटा मांगा, ये भी तथ्य है। प्रगति किसे कहते हैं मैं बताता हूं। वारसलीगंज, संजय जी यहां बैठे हुए हैं, वारसलीगंज जो एक समय नरसंहार और अपराध के लिए जाना जाता था, जहां पे शाम को दरवाजे बंद हो जाते थे, उसी वारसलीगंज में 2023 में जो 50,300 करोड़ का एमओयू हुआ था, जिसमें से 78% 38,000 करोड़ जो जमीन पर उतर आए हैं, वारसलीगंज में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री शुरू हो गई है। अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में शुरू हो गई है। और हम नई पीढ़ी को यह भी बताना चाहते हैं कि अब बिहार में अपहरण उद्योग नहीं है। अब बिहार में टाइगर एनालिटिक्स ने अपना ऑफिस खोल दिया है। अभिषेक जी, जरूरी बात है, सांता क्लारा अमेरिका की कंपनी टाइगर एनालिटिक्स जो कि एआई की कंपनी है, उसने अपना ऑफिस बिहार में खोल दिया है। कंट्रोल एस सिलिकॉन वैली से उठ करके आके बिहार में उसने अपना ऑफिस खोल दिया है। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, एक मिनट कुंतल जी, जो ये बता रहे हैं ना, ये जनता के बीच इस प्रगति यात्रा में इसी की पूरी तख्तियां बनवा के घुमवाइए, ना कि जंगल राज जो आपको सूट करता है या आप बार बार कहते हैं। तो हम लगातार करते रहेंगे अभिषेक जी। नहीं, कुंतल जी लगातार नहीं, लगातार नहीं होता कुंतल जी। अगर विकास पे ही फोकस करना है तो विकास के ही एजेंडे के साथ जाइए, फिर वो जंगल राज का एजेंडा छोड़ दीजिए। अभिषेक जी, पिछले साल पिछले साल 2023 में 50,000। चलिए नीलाभ जी छोटा सा रिएक्शन, नीलाभ जी छोटा रिएक्शन, नीलाभ जी रिएक्शन। मुझे भी, हाँ नीलाभ जी आ रहा हूँ, एक मिनट। इनके पास 20 वर्षों का लेखा जोखा, 20 वर्षों का लेखा जोखा यही है कि इन्होंने एक पीढ़ी को बेरोजगारी दिया है, पलायन दिया है। ये जिस रोजी रोजगार को ये कह रहे हैं कि जमीन पे हमने आज उतार दिया है, 20 वर्ष से आप कहां थे? सत्ता की मलाई खाई है आपने। बिहार के युवाओं के भविष्य पे, उनके भविष्य पर पैर रखकर आपने सत्ता का सुख भोगा है और बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है। तो ये डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी जमीन पे वास्तविकता नहीं है। जहां पे आज चंपारण की धरती पे गए थे, कितनी चीजें मिले बंद हैं। आप उनकी चर्चा होनी चाहिए। रोजगार पे चर्चा करिए ना भाई, कि आपने क्या क्या दिया है। ये सारी चीजें हैं, इस पर देखना होगा। बिहार के विनीत जी प्लीज, कुंतल जी विनीत जी हाँ बताइए। अभिषेक भाई, जब मैंने कहा कि जंगल राज नासूर है तो एक पक्ष था राजद का। अब आते हैं बिहार सरकार पे प्रगति की जो बात आपने कही है ना, मैंने पहले ही अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि 7,000 से 70,000 का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है मात्र 20 साल में। तो क्या बिना प्रगति के बढ़ गया है? इसके अलावा जो भी काम हुए हैं, से मान लीजिए कि 20 साल में आपके समय नहीं बोलते हैं, जिसके पार्टी के विधायक लेके भाग गए तेजस्वी यादव। एक मिनट, हाँ विनीत जी बात पूरी करिए। हाँ नहीं, 10 सेकंड में खत्म कर लीजिए ना अभिषेक भाई, बोलिए। इसके अलावा जितना मकान बनना, 40 लाख मुद्रा योजना के तहत नए हॉस्पिटल के अलावा एयरपोर्ट जितना बना है सर, ये बिहार की प्रगति का गोचर दिखाता है। विनीत जी, किसने नकारा? कौन कह रहा है कि नहीं आप उसकी बात मत करिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रगति की बात कर रहे हैं तो प्रगति पर ही फोकस कीजिए ना। ये प्रगति यात्रा ही हो, ना कि जंगल राज का भय दिखाओ यात्रा बन जाइए। उस बात को भुला दीजिए। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि जनता को याद दिलाने से वो फोकस है अभिषेक भाई। हाँ, लेकिन जब विपक्ष टीका टिप्पणी करता है तो उनका जो पृष्ठभूमि है उसको बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए आरजू खान साहब छोटा रिएक्शन जल्दी। आरजू साहब, अभी 2 से 3 महीने पहले आपके सारे टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, वो कौन से माफिया थे? भू माफिया या शराब माफिया, जिन्होंने पूरे एक बस्तियां उजाड़ दी थी, आग लगा दी। बिल्कुल, ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज है। और इनको ये नहीं बताना चाहिए कि 2.5 से 3 लाख है, सब तो आपकी पार्टी के हैं। वैशाली का प्रखंड अध्यक्ष कौन था? सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं कहा। आपको ये नहीं बताना चाहिए। अरे सुनिए विनीत जी, 2.5 से 3 लाख SC/ST वर्ग के बच्चे आज जेल के सलाखों के पीछे है। वो आपके गलत शराब का बंद के कारण हुए, इसको भी आप बताइए। ठीक,
कि इस प्रदेश का बेरोजगार एक बात तो तय हो गया है कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं होगी। हालांकि मैं मानता हूं कि विकास पर चर्चा करना पॉजिटिव होता है, और लेकिन सत्ता पक्ष को या विपक्ष को भी लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नेगेटिव लगते हैं लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करते हैं। और शायद यही वजह है कि एनडीए ने यह सोचा कि यह मौका है कि नीतीश कुमार जहां जहां जाएं वहां की पुरानी घटनाओं का जिक्र करके जरूर आरजेडी को हिट करो और बताओ कि भाई आपके दौर में ये था। शायद हो सकता है कि अभी सूट कर रहा हो, ये सरकार को लग रहा हो कि फायदा इसका होगा, लेकिन ये जनता ही तय करेगी 25 में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।